वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम होम साइंस से रिलेटेड अर्थात गृह विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आप देखेंगे ये ऐसे प्रश्न होंगे जो कि कहीं ना कहीं पे पूछे ही गए हैं प्रश्न, अर्थात रिपीटेड प्रश्न होंगे। और ये चैप्टर वाइज प्रश्न जो मैं रखूंगा, लगभग जो शुरुआत की आपकी इकाई पड़ेगी, जैसे कि जो खंड आ है आपका, मैंने बताया था आपके पेपर का क्या नाम है, एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो एडवांस न्यूट्रिशन से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्थात जो खंड आ मैंने रखा था, तो उसके बारे में, यानी कि जिसमें आप देखते हैं मील प्लानिंग हुआ, ड्यूरिंग मतलब कि न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड हो गया। इसके अलावा और भी चीज़, यानी कि जो चैप्टर्स होंगे जैसे आहार आयोजन हो गया, संतुलित आहार हो गया, शैशवावस्था में पोषण, बाल्यावस्था में पोषण, किशोरावस्था में पोषण, प्रौढ़ावस्था में पोषण, वृद्धावस्था में पोषण, गर्भावस्था में पोषण और धात्री अवस्था में पोषण। ये जो 9 चैप्टर लगभग पढ़ेंगे ये खंड आ में है। और बाकी खंड बाकी यानी कि जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का जो सेक्शन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो एक प्रकार से आइए, और जो प्रायोगिक गृह विज्ञान होगा, उन्नत मानव विकास यानी एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट, उसको लेकर के मैं ऑलरेडी एक वीडियो 2 वीडियो बना दूंगा, तो उसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा। तो आइए अब हम चलते हैं उन्नत पोषण अर्थात एडवांस न्यूट्रिशन से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और जानते हैं आखिरकार आपकी परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके उत्तर को किस प्रकार से आपको करना है। समस्त मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपकी परीक्षा अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, और अगर लिखित है तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही आपका जो है महत्वपूर्ण है। बाकी मैं लिखित मॉडल पेपर भी दे दूंगा, तो उसको ऑब्जेक्टिव वाले भी देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव वाले तो आपका खाई चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके पेपर का नाम क्या है, एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान के बारे में चर्चा करने हैं। उसके मॉडल पेपर 2023 की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी। आने वाली परीक्षा 24-25 की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है जो कि आने वाले हैं 2023 की परीक्षा में। अर्थात कुछ विश्वविद्यालयों की परीक्षा दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी और कुछ की जनवरी में होंगी। ओके, पहला प्रश्न आपकी परीक्षा पर आ चुका है, मतलब कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बताएं क्या आवश्यक है, उचित देखभाल, उचित पोषण या स्वादिष्ट भोजन या पौष्टिक तत्व। तो परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए पूछ रहा है, किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, तो उचित पोषण की आवश्यकता है। किसकी, उचित पोषण जब तक नहीं होगा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। अर्थात परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक जो चीज है वो उचित पोषण है, अर्थात संतुलित आहार जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले, इसके लिए आवश्यक है, अर्थात क्या आवश्यक है, आहार नियोजन की जानकारी होना, या शुद्ध भोजन की जानकारी होना, या आकर्षक ढंग से परोसने की कला होना, या पाक कला का ज्ञान होना। बताएं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले, इसके लिए एक गृहिणी को क्या आवश्यकता होती है, आहार आयोजन की, यानी आहार नियोजन के बारे में वो उसको पता होगा, तभी वो अपने सभी परिवार के सदस्यों को उचित पोषण दे सकेगी। अर्थात किस व्यक्ति की किसमें रुचि है, कौन सा खाना किसको पसंद है, और तमाम प्रकार की चीज़ों को मैंने चैप्टर 1 के अंतर्गत ऑलरेडी पूरा ये उन्नत पोषण का जो प्रथम चैप्टर है आपका आहार आयोजन, उसको मैंने विस्तार से समझा दिया है। तो आप लोग उस चैप्टर 1 वीडियो को देख लीजिएगा, बोर्ड पर पढ़ाया मैंने विस्तार से, खूब अच्छे तरीके से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, पाक कला ज्ञान, पोषण विज्ञान का ज्ञान तथा कला का ज्ञान किसको होना चाहिए। पाक कला का ज्ञान यानी कि भोजन पकाने की जो कला होती है उसका ज्ञान, पोषण विज्ञान का ज्ञान यानी पोषण विज्ञान मतलब समझ रहे हैं, यानी कि कौन कौन से तत्व किस में कैसे कैसे होने चाहिए उसका, और कला का ज्ञान ये किसको होना चाहिए, एक पुरुष को, एक छात्र को, एक अध्यापक को, या एक गृहिणी को। तो इसका जो ज्ञान होना चाहिए वो किसको होना चाहिए भाई, खास करके पाक कला का ज्ञान, पोषण विज्ञान का ज्ञान और कला का ज्ञान जो होता है ये खास करके ये एक गृहिणी को होना चाहिए, परम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, आहार आयोजन या आहार नियोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है, आयु,
या संप्रदाय या व्यवसाय या मान सम्मान, बताएं। तो आहार आयोजन को अगर प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक या तत्व है, मैंने इसको ऑलरेडी समझाया था आपको, और तमाम सारे कारकों को मैंने रखा था कि ये कारक होते हैं, 3 4 कारक लगभग हमने बताए थे। तो उसी में मैंने बताया था कि आयु जो होता है, लिंग जो होता है, ये सब जो होती है, इसके हिसाब से हम आहार आयोजन फिक्स करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर देखिएगा, आहार आयोजन से क्या लाभ है। तो समय का सदुपयोग होता है, धन का भी सदुपयोग होता है, और कार्य का सरलीकरण होता है। कार्य करने में हमको सरलता होती है, यानी कि मदद मिलती है। समय भी बच जाता है कम समय में, और हम कम परिश्रम करके, कम धन खर्च करके हम अच्छा भोजन तैयार कर सकते हैं, अगर हमने आहार आयोजन को सही तरीके से अपना लिया। मैंने इसको भी बताया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, भोजन योजना फायदेमंद है क्योंकि, क्यों फायदेमंद है? क्योंकि यह परिवार के बजट में मदद कर सकता है, ठीक, बिल्कुल कर सकता है। या परिवार के निर्धारण में मदद कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। या परिवारों को यह बता सकता है कि ये किस तरह के पोषण का उपभोग कर रहे हैं। अर्थात भोजन योजना या आहार योजना जिसको आप कहते हैं, ये इसीलिए फायदेमंद है क्योंकि इसमें इस तमाम सारी बातें, जो तीनों बातें मैंने बताई, ये शामिल है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मेन्यू आयोजन का एक महत्वपूर्ण कारक है। मेन्यू आयोजन यानी किस दिन क्या बनाना है, हमको एक मेन्यू सेट कर लेना कि संडे को हमको जो है दूध और चना और हलवा का नाश्ता करना है सुबह मीटिंग में, दोपहर में हमको मिक्स वेज खानी है, और या फिर हमको एक प्रकार से क्या खाना है वो डिनोट का मतलब कि आप डिसाइड कर लेते हैं, यानी फिक्स कर लेते हैं कि हमको संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को क्या क्या खाना है। उस हिसाब से आप एक जो है एक वो मेन्यू बना लेते हैं, ठीक। तो मेन्यू आयोजन एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, बड़े ध्यान से देखिएगा, नहीं है। रसोई की उपलब्धता, लागत, परिवहन और संस्थान का प्रकार, फटाफट से बताएंगे। तो जब भी आप जो है क्या कर रहे हैं, मेन्यू आयोजन कर रहे हो, तो उसमें से एक महत्वपूर्ण कारक कौन सा नहीं होगा इनमें से? तो वो कारक है आपका जो है संस्थान का प्रकार। ऑप्शन नंबर ए डी करेक्ट आंसर होगा। ये मेन्यू आयोजन का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं, जबकि लागत, रसोई की उपलब्धता और परिवहन, ये मेन्यू आयोजन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इसके कारक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कौन सा भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, चूंकि आप देखिएगा किस समय की स्थिति इस समय कैसे चल रही है। हमारे यहाँ लाइट की असुविधा भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लाइट नहीं आ रही बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं किस तरीके से बैटरी सैटरी बचा करके, इधर उधर दौड़ धूप करके आप लोगों के लिए मेहनत करके मैं लाता हूँ इस समय। क्योंकि पानी भरा हुआ है, सब खंभे डूबे हुए, मतलब कि एक मतलब बाढ़ सी आई हुई, मतलब बाढ़ आई हुई खूब, जब बम्पर बाढ़ है। और लगभग जो है शासन की तरफ से आदेश भी हो गया है कि अब लाइट लगभग जो है, अब देखो कब आती कोई कुछ पता नहीं है, लेकिन इसीलिए मैंने एक प्रकार से बहुत ही कड़ी मेहनत के तदुपरांत आप लोगों के लिए लेक्चर सेट करने का प्रयास किया है। चलिए, जिस आहार में व्यक्ति के शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। स्वस्थ आहार या संतुलित आहार या सुगंधित आहार या तरल आहार। तो जिस आहार में व्यक्ति के शरीर की दैनिक आवश्यकता है, दैनिक आवश्यकता मतलब होता है एक दिन की आवश्यकता, यानी एक व्यक्ति के शरीर को जितनी एक दिन की आवश्यकता होती है, उसको जितनी ऊर्जा की वो पूरी क्षमता उसको मिल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थात जिस आहार में व्यक्ति के शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है, उस आहार को हम क्या कहते हैं, उस आहार को हम क्या कहते हैं भाई, तरल आहार। तरल आहार एक ऐसा आहार होता है जो कि क्या करता है, क्या करता है भाई, शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है तरल आहार। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। संतुलित आहार भी मतलब, लेकिन संतुलित आहार में एक प्रकार से वो भी होता है, लेकिन ज़्यादा बेटर यहाँ पर तरल आहार होगा, क्योंकि आप देखते दूध जो होता है एक तरल आहार में आता है। तो वो आप अगर दिन भर जैसे दूध पी लें तो आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ आपके अंदर ऊर्जा की कमी आ रही है या फिर चीज़ें कमी आ रही है। वैसे संयुक्त आहार भी एक प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं, संतुलित आहार बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी भी करेक्ट हो सकता है और डी भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जहाँ तक है, कौन सा लगाइएगा आप, क्या लगाएंगे आप, इसमें बी या फिर डी, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन चूंकि अब ये चैप्टर अगर मैं बताऊं तो ये चैप्टर है आपका संतुलित आहार से प्रश्न, तो इसीलिए इसमें आप अगर जो है संतुलित आहार लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर पूर्ण भोजन की बात करेगा तो उसमें दुग्ध आप रख सकते हैं, ठीक है, दुग्ध रख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा पूर्ण आहार में, ठीक। तो उसको तरल आहार में पूर्ण आहार मतलब क्यों आता है, तो तरल आहार भी हो सकता है, लेकिन संतुलित आहार यहाँ पर ज़्यादा बेटर मेरे हिसाब से प्रतीत हो रहा है, तो आप बी ही लगाइएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है, यानी भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? रोग कारक या शरीर के तापमान को नियंत्रित करना या कार्बोज का उत्पादन करना, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताइएगा। तो भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है भाई? तो भोजन का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है आपका शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। ओके, क्या करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम भी भोजन का होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संतुलित आहार के घटक हैं, बताइए। संतुलित आहार के घटक है, संतुलित आहार के घटक कौन कौन से हैं? देखिए, कैलोरी भी संतुलित आहार का एक घटक है, प्रोटीन भी है, खनिज भी हैं और विटामिन भी हैं। ठीक है, लवण है और जल, ये सब भी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ये सब संतुलित आहार के घटक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है? लिंग का, आयु का या शारीरिक परिश्रम का? तो भाई देखिएगा, संतुलित आहार या फिर आहार आयोजन करते समय ये सभी तत्व जो होते हैं उस पर प्रभाव डालते हैं। अर्थात लिंग के आधार पर भी संतुलित आहार एक प्रकार से बदल सकता है, आयु के हिसाब से, और शारीरिक श्रम, यानी कोई ज़्यादा श्रम करता है उसको ज़्यादा चाहिए, जो कम करता है उसको कम चाहिए ऊर्जा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। अगला प्रश्न, संतुलित आहार न लेने पर व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? शारीरिक शक्ति की कमजोरी हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। इसके अलावा वजन भी घट जाता है। तो संतुलित आहार ना लेने पर ये तमाम प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है भाई? बताओ। कैलोरी, पानी, वसा या खनिज और विटामिन, बताइए कौन सा एक ऐसा तत्व है जो कि क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? तो सुरक्षात्मक पोषक तत्व क्या? खनिज और विटामिन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। काम के लिए क्या आवश्यक है? उपकरण, मशीन या ऊर्जा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो काम करने के लिए क्या आवश्यक है भाई? और जब आप संतुलित आहार चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें खास करके आप क्या लगाओगे? काम के लिए क्या आवश्यक है? इनमें से ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, यानी ऊर्जा, यानी एनर्जी चाहिए। काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है? शरीर निर्माण करने के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, या ये सभी के लिए? तो हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता इन सभी चीज़ों के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए भी है, शरीर का निर्माण करने के लिए भी है, और शरीर को सुरक्षा प्रदान करने में भी मदद भोजन करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्तनपान के दौरान माँ के शरीर में कितने लीटर दूध का उत्पादन होता है? तो जब महिला जो है स्तनपान मतलब कि एक प्रकार से स्तनपान करवाने वाली महिला होती है, तो उस दौरान माँ के शरीर में जो कितने लीटर दूध उत्पादन होता है? बताइए। 1/2 लीटर या आधा लीटर, 1 लीटर या 19 लीटर या 2 लीटर, बताएंगे कितना दूध जो है एक प्रकार से उत्पादन होता है माँ के शरीर में? बताइएगा फटाफट से। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल लगभग आधे लीटर के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार क्या है? कम है, अधिक है, अलग है या एक जैसे हैं? तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आप देखिएगा तो संतुलित आहार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगर कोई व्यक्ति एथलीट है या कोई व्यक्ति एक प्रकार से बात करते हैं खिलाड़ी है, तो उन सभी के लिए अलग अलग, कोई सामान्य नागरिक है, कोई किसान है, ठीक है, कोई एक प्रकार से डॉक्टर है बैठा रहता है, या फिर कोई मान लेते हैं टीचर है, तो इन सभी के लिए अलग अलग प्रकार से फिक्स होता है, या किसी की उम्र ज़्यादा है, किसी की उम्र कम है, कोई महिला पुरुष, इन सभी के हिसाब से आप देखिएगा। और मतलब किस अवस्था से गुजर रहा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, धात्री अवस्था, गर्भावस्था, इन सभी भोजन के भी एक प्रकार से जो चीज़ें होती हैं वो बदल जाया करती हैं। आगे चर्चा करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है कि शैशवावस्था में, प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर, बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है और एग्जाम में जरूर आएगा ऐसे प्रश्न। तो ये वीडियो एक प्रकार से शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, सभी फ्रेंड्स के पास, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि हाँ, पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है और विधिवत तरीके से। चैप्टर वन की क्लास हो चुकी है, हर एक सब्जेक्ट की आप देख सकते हैं। देखिए, शैशवावस्था में शिशु की विकास की गति कैसी होती है? तो शैशवावस्था में जो शिशु के विकास की जो गति होती है वो कैसी होती है भाई? वो कैसी होती है? मैं भाई बोल रहा हूँ, इसका मतलब जो बहनें हमारी या फिर जो भी देख रही हो फ्रेंड्स, जो भी जिसको समझना है समझ सकते हैं। तो बात की जाए उनके लिए भी या है, यानी कि मैं अगर भाई बोलूँ तो आपसे भी तात्पर्य है, यानी कि भाई बोलने की आदत है मेरी, तो वो भाई जब मैं बोलूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि सर जी केवल भाई भाई बोल रहे हैं और पढ़ तो मैं रही हूँ, तो इसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा। ओके, तो बात की जाए तीसरे का मतलब कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शैशवावस्था में शिशु की विकास की गति कैसी होती है? तीव्र होती है, धीमी होती है, सामान्य होती है? बताइए। तो कैसी होती है? तो तीव्र होती है। कैसी होती है? तीव्र होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, शिशु को आवश्यक कैलोरी ना मिलने पर उसका वजन किस गति से बढ़ता है? धीमा, सामान्य, बहुत तीव्र या तीव्र? बताइएगा। जब शिशु को आवश्यक कैलोरी यानी ऊर्जा नहीं मिलती है तो वो उसका वजन जो होता है किस गति से बढ़ता है भाई? वो किस गति से बढ़ता है? तो धीमी गति से बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, माता के दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मिलता है? शर्करा के रूप में, लैक्टोज के रूप में या फ्रक्टोज के रूप में? तो माता के दूध में खास करके कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो लैक्टोज के रूप में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ये ध्यान रखिए कि दूध में लैक्टोज ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न, 1 साल तक के शिशु को विटामिन सी देना चाहिए? 24 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 35 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम? बताइएगा। 1 साल तक के शिशु को विटामिन सी जो होता है कितना देना चाहिए लगभग और लगभग? तो विटामिन सी लगभग 24 मिलीग्राम के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, प्रश्न है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक ही होती है और यहाँ हम लगभग 1 से 5 वर्ष के जो शिशु होंगे उनके पोषण के बारे में हम जानेंगे बाल्यावस्था के अंतर्गत। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार बाल्यावस्था में क्या क्या चीज़ें होती है। मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तो एक एक पॉइंट को आपको क्लियर कर दूंगा, तो परेशान नहीं होना है। बस ये ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ जो है मॉडल मतलब कि देख लीजिए कैसे आपके प्रश्न आते हैं। बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी मतलब दिखाओ कि ऑब्जेक्टिव में कैसे प्रश्न आएंगे। लिखित वाला मॉडल पेपर भी मैं दे दूंगा और आपकी क्लासेस जो होंगी वो चलती रहेंगी, आप क्लास जरूर मिलेगा आपको। चलिए, प्रश्न है आपका कि प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब में कितनी आयु तक के बच्चे आते हैं? 1 से 4 वर्ष, 1 से 6 वर्ष, 1 से 10 वर्ष या 1 से 12 वर्ष? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 1 से 4 वर्ष के बच्चे आते हैं। 1 से 5 वर्ष भी कभी कभी मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका यही लगाइएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रतिदिन कितनी कैलोरी आवश्यक होती है? तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें प्रतिदिन कैलोरी की अगर आवश्यकता की बात की जाए तो लगभग और लगभग 1300 कैलोरी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, बच्चे के भोजन, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि बच्चे के भोजन में किसकी कमी होने से रक्तताल्पता एक रोग होता है, इसकी शिकायत हो जाती है? लौह लवण के या कैल्शियम के या प्रोटीन के या आयोडीन के? जब बच्चों में किस चीज़ की कमी हो जाती है, बच्चे में भोजन में किसकी कमी हो जाती है उसके भोजन में, जिसके कारण से रक्तताल्पता की शिकायत हो जाती है? तो भोजन में कौन सी किसकी मतलब किस चीज़ की कमी होती है भाई? तो चीज़ कौन सी है बताइए? लौह लवण है या कैल्शियम है, आयोडीन है या प्रोटीन है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल लौह लवण की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि लड़कों की शारीरिक वृद्धि लड़कियों की अपेक्षा किस गति से बढ़ती है? तो खास करके बात की जाए लड़कों की शारीरिक वृद्धि जो होती है लड़कियों की अपेक्षा जो है तीव्र गति से बढ़ती है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। और अब बच्चों की वृद्धि एवं विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक चीज़ क्या है? प्रोटीन है, फल है या मछली है या वसा है? बताइए। तो बच्चों की वृद्धि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो प्रोटीन होता है, अर्थात बच्चों के भोजन में प्रोटीन ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी लोगों के स्क्रीन पर देखेंगे। प्रश्न है कि किशोरावस्था, देखिए किशोरावस्था कब से कब तक मानी जाती है? किशोरावस्था कब से कब तक मानी जाती है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। एडोलसेंस जो होता है वो कब से कब तक माना जाता है? 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था को कुछ लोग बोलते हैं। ठीक, अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं। कुछ 11 से 14 वर्ष के बीच में, 13 से 16 वर्ष, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। हालांकि हम चर्चा करेंगे अभी आगे चल करके कि किस प्रकार से। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 से 16 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 12 से 22 वर्ष? करेक्ट आंसर क्या होगा? किशोरावस्था कब से कब तक चलती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक का जो समय काल है ये किशोरावस्था के नाम से आना था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में किस कारण परिवर्तन होता है? हार्मोन्स के स्राव के कारण से, भोजन अधिक लेने के या अधिक कैलोरी के या पौष्टिक तत्व लेने से? तो भाई किशोरावस्था में आप देखिएगा बालक और बालिकाओं में खास करके आप देखिएगा बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। वहीं बच्चों के लड़कों के आप देखिएगा मूंछ वगैरह जमना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, और शरीर पर बाल उगना प्रारंभ हो जाते हैं। और इसी प्रकार से आप देखिएगा कि जो है
लड़कियों में एक प्रकार से वॉइस उनकी पतली ही रहती है और लड़कों की वॉइस जो होती है थोड़ा सा मोटी होना प्रारंभ हो जाती है, तमाम प्रकार की चीज़ें। और लड़कियों की का जो एक प्रकार से सर का बाल होता है वो लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ता है। ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, खास करके परिवर्तन होता है लड़कों और लड़कियों में, जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन लड़का कौन लड़की है। किशोरावस्था में आते आते 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच का जो समय होता है, इसी को किशोरावस्था कहते हैं। और इसमें हार्मोन्स के कारण से क्या होता है, हार्मोन्स के कारण से बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन और तमाम प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन कौन सा है? वसा, अंडा, सब्जियां या मूंगफली? प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में मिलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कई बार। ये बताइए, प्रोटीन प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन कौन सा इनमें से? तो मूंगफली। मूंगफली सबसे अच्छा जो है साधन है प्रोटीन प्राप्त करने का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए बच्चे आप देखते हैं मूंगफली ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में किस तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है? नियासिन की, लोहा की या कैल्शियम की, आयोडीन की? बताइए, किशोरावस्था में किस तत्व की जो आवश्यकता होती है वो बढ़ जाती है? तो कौन सा तत्व होता है भाई? वो होता है लोहा। लोहा की आवश्यकता बढ़ जाती है, आयरन की। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? संतुलित आहार, पौष्टिक आहार या अल्प आहार या आयोडीन? बताइए। तो किशोरावस्था की बात की जाए तो किशोरावस्था में खास करके किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो किशोरावस्था में आपको संतुलित आहार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में लड़कियों को किस तत्व की मतलब अधिक जरूरत होती है? कैल्शियम की, फास्फोरस की, आयोडीन की या लौह तत्व की? तो किशोरावस्था में खास करके जब लड़कियां होती हैं, यानी 12 से लेकर के 18 वर्ष के बीच की लड़कियों को खास करके किस तत्व की आवश्यकता अधिक होती है? तो वो चीज़ है लौह तत्व की, यानी आयरन की आवश्यकता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। लड़कियों को लौह तत्व की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं, देख रही हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपने जितने घर में आपके फ़ोन है सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। चलिए जानते हैं कि आखिरकार अब और भी तरीके की जो अगला प्रश्न आएगा वो किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपका है आ चुका है कि किस क्रियाशीलता में पौष्टिक तत्वों की मांग अधिक होती है? बताने का प्रयास करेंगे। किस क्रियाशीलता में पौष्टिक तत्वों की मांग अधिक होती है? मानसिक क्रियाशीलता में या शारीरिक क्रियाशीलता में, बौद्धिक या व्यक्तिक क्रियाशीलता में? तो खास करके कौन सा काम, यानी कि अगर मानसिक काम करेंगे तो ज़्यादा आपको पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होगी, या शारीरिक या व्यक्तिक या फिर बौद्धिक काम करेंगे तो भाई सबसे अधिक जब आप शारीरिक कार्य करते हैं तो आपको अधिक पौष्टिक तत्वों की मांग होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, एक प्रौढ़ महिला की किस क्रियाशीलता के अनुसार लौह लवण की मात्रा 30 मिमी मतलब कि 30 मिलीग्राम होनी चाहिए? यानी कि एक प्रौढ़ महिला यानी प्रौढ़ावस्था की जो महिला है उसको किस क्रियाशीलता के कारण से या उसके अनुसार लौह लवण की यानी कि जो आयरन होता है उसकी मात्रा 30 मिलीग्राम होनी चाहिए? मध्यम, अधिक या कम? बताएं। यानी ज़्यादा काम करने वाली, कम काम करने वाली या एक प्रकार से सामान्य काम करने वाली महिला? फटाफट से बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से तीनों को। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है कि प्रौढ़ावस्था में, प्रश्न बड़ा ही धाकड़ है। प्रश्न क्या है? प्रौढ़ावस्था में कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? बताएं। 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम या 600 ग्राम? तो प्रौढ़ावस्था में अगर खास करके बात की जाए जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है वो 500 ग्राम के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधिक ऊर्जा ग्रहण करने से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, लकवा या निमोनिया, खसरा? कौन सा रोग होता है? तो अधिक ऊर्जा ग्रहण करने से, अगर आप ज़्यादा ऊर्जा वाली चीज़ें खाएंगे तो इससे क्या होगा आपको? इससे कई सारी बीमारियां भी हो सकती। कौन सी बीमारी हो सकती है अधिक ऊर्जा से? मधुमेह हो सकता है। क्या हो सकता है? मधुमेह। ऑप्शन नंबर इसका सी ए करेक्ट आंसर होगा। मधुमेह नामक रोग हो सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, एक समान क्रियाशील महिला को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? एक समान क्रियाशील महिला को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो उसको लगभग 45 ग्राम की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम की भाई? 45 ग्राम की आवश्यकता होती है। 45 ग्राम जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रौढ़ावस्था में निम्न में से किसकी अधिक आवश्यकता नहीं होती है? प्रोटीन की, कैलोरी की, खनिज लवण की या विटामिन की? तो प्रौढ़ावस्था तक आते आते आप देखिएगा जो है प्रोटीन की उतनी आवश्यकता नहीं रह जाती है। अर्थात ये बचपन में आप देखिएगा मतलब कि बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में चाहिए।
ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इसकी आवश्यकता प्रौढ़ावस्था में आते थे खत्म हो जाती है, जबकि कैलोरी, विटामिन, खनिज लवण इन सभी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो जो व्यक्ति अधिक परिश्रम करने वाला है उसको एक दिन में कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, लगभग 3900 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है वृद्धावस्था को लेकर के। देखें वृद्धावस्था से कैसे प्रश्न आएंगे। वृद्धावस्था का प्रारंभ किस आयु से प्रारंभ होता है, बताइए। वृद्धावस्था का जो प्रारंभ होता है वो खास करके कब से होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और इसके बाद में वृद्धावस्था आपकी, बताइए। तो कुछ व्यक्तियों ने तो 65 वर्ष से ही मान लिया है, तो इसमें से 65 वर्ष तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो बताएं क्या लगाएंगे। व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाता है, तो इसीलिए 60 वर्ष की आयु में वृद्धावस्था को माना जाता है, क्योंकि 60 वर्ष तक आते आते लगभग लोगों को क्या कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि वृद्धावस्था का जो प्रारंभ होता है वो 60 वर्ष के बाद से हम मान सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है कि वृद्धावस्था का प्रारंभ किस आयु से होता है, तो करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, 60 वर्ष से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वृद्धावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता होती, बढ़ जाती प्रोटीन की आवश्यकता, घट जाती है या वैसी ही रहती है, या इनमें से सभी सही हैं, बताइए। तो वृद्धावस्था में प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। जिस प्रकार से बाल्यावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से खास करके आपको बुढ़ापे में भी प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वृद्धावस्था में खास करके, एक मिनट प्लीज वेट अ मोमेंट। हाँ, प्रश्न आ चुका है, वृद्धावस्था में शरीर की क्रियाशीलता में किस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है या वैसी ही रहती है, इनमें से सभी सही, बताइए। वृद्धावस्था में शरीर की क्रियाशीलता किस प्रकार का, मतलब क्रियाशीलता में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। तो भाई मनुष्य जब वृद्ध हो जाएगा तो आप सभी को पता होगा वो कम काम कर पाएगा, अर्थात क्रियाशीलता कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, वृद्धावस्था में होने वाला प्रमुख परिवर्तन नहीं है, स्मृति में कमी, नाड़ी तंत्र में परिवर्तन, क्रियाशीलता में वृद्धि या व्यवहार में परिवर्तन, बताइए। वृद्धावस्था में होने वाला परिवर्तन नहीं है, इनमें से पूछ रहा है, तो इनमें से 3 परिवर्तन ऐसे जो कि वृद्धावस्था में, जैसे कि स्मृति में कमी आती है, नाड़ी तंत्र में परिवर्तन होता है और व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, क्रियाशीलता में कमी होती है ना कि वृद्धि होती है। यहाँ पर वृद्धि दी है तो यही गलत आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वृद्धावस्था, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वृद्धावस्था में उपापचय क्रिया हो जाती है, कम हो जाती है, अधिक हो जाती है, स्थिर हो जाती है, इनमें से सभी, मतलब कि सभी सही है, बताइए। तो वृद्धावस्था तक आते आते जो एक प्रकार से पाचन शक्ति होती है खास करके वो कम हो जाती है धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, वृद्धावस्था में होने वाला क्या, वृद्धावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन निम्न में से नहीं है, फटाफट से बताइएगा। नहीं है, करेक्ट आंसर क्या होगा, वृद्धावस्था में, प्रश्न बड़ा ही धाकड़ है, वृद्धावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन निम्न में से नहीं है। त्वचा का रकसाव, बालों का झड़ना, जोड़ों का दर्द, मसूड़ों का ढीलापन। देखिए मसूड़ों का ढीलापन होगा, बाल भी झड़ेंगे, जोड़ों का दर्द भी होगा, त्वचा का कसाव नहीं होगा, त्वचा का ढीलाव होगा, त्वचा का ढीलापन होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा, यही इसका गलत आंसर होगा, मतलब कि एक प्रकार से इस हिसाब से गलत है, लेकिन उत्तर आपका यही सही माना जाएगा, मतलब कि सही है उत्तर की दृष्टि से, बट ये वृद्धावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन नहीं है त्वचा का कसाव, त्वचा में ढिलाव आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए लगाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे सभी लोग, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है, अब गर्भावस्था से लेकर के प्रश्न कुछ आपकी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखें प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एग्जाम्स में आता है प्रश्न कि गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी से शिशु को कौन सा रोग हो जाता है। यानी अगर मान लेते गर्भावस्था चल रही है महिला की और उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, यानी कि कैल्शियम की कमी उसके भोजन में अगर महसूस होती है तो शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है, शिशु को कौन सा रोग होगा, रक्ताल्पता या फिर आस्ट्रोमलेशिया या कुपोषण। तो कौन सा रोग होगा भाई, आस्ट्रोमलेशिया नाम का रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, अगला प्रश्न कि गर्भावस्था में स्त्री का वजन बढ़ जाता है, कम हो जाता है या बहुत अधिक बढ़ जाता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप सभी को पता होगा गर्भावस्था में जो होता है स्त्री का वजन बढ़ जाता है, बहुत अधिक नहीं बढ़ता लेकिन बढ़ जाता है अधिक मात्रा में, मतलब सामान्य इसकी अपेक्षा ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण के लिए
किस विटामिन की आवश्यकता होती है? फटाफट से बताइएगा। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी? बताइएगा। कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, स्तनपान का किस प्रकार पर प्रभाव, मतलब कि स्तनपान का किस पर प्रभाव पड़ता है? गर्भाशय पर, हृदय पर, आमाशय पर या श्वसन तंत्र पर? स्तनपान मतलब होता है दूध पिलाने का एक प्रकार से किस पर प्रभाव पड़ता है? गर्भाशय पर, हृदय पर, श्वसन तंत्र पर या आमाशय पर? तो इसका जो प्रभाव पड़ता है किस पर पड़ता है भाई? वो गर्भाशय पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, गर्भावस्था में गर्भवती महिला का कितना वजन बढ़ जाता है? बताइए। 20 से 22 पाउंड या फिर 24 से 48 पाउंड या 19 से 21 पाउंड या 28 से जो है 30 पाउंड? फटाफट से बताइएगा। तो गर्भावस्था के दौरान जो गर्भवती महिला होती है उसका जो वजन होता है वो 24 से 48 पाउंड तक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक शिशु जन्म लेता है उसके शरीर में कितना प्रोटीन होता है? उस समय जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसके शरीर में कितना प्रोटीन होता है? ऑप्शन है 400 ग्राम, बी है 500 ग्राम, सी है 600 ग्राम और डी है 700 ग्राम। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जब एक शिशु जन्म लेता है उस समय खास करके उसके शरीर में 500 ग्राम प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए किस विटामिन की जरूरत हो, यानी जब गर्भ में मतलब बच्चा है उस समय किस विटामिन की जरूरत होती है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ए? बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर को विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत में, प्रश्न क्या दिया हुआ है, भारत में मातृ मृत्यु दर बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? यानी जो माताएं मर रही हैं उनका बढ़ने का कारण क्या है? अज्ञानता, अपरिवर्तनशीलता या कुपोषण या अस्वस्थता? करेक्ट आंसर क्या होगा? कुपोषण के कारण से क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान जो होता है मातृ मृत्यु दर जो है बढ़ गई है लगभग भारत में खास करके। ठीक, ये बात ध्यान है। किसके कारण से? कुपोषण के कारण से। तो इसलिए संतुलित आहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास अपने सभी वीडियो को। ओके, चले। प्रश्न है कि जब माता अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को हम धात्री अवस्था कहते हैं। जब क्या होता है, जब एक माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस प्रकार की अवस्था को या उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? धात्री अवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि माता का दूध नवजात शिशु के लिए कैसा होता है? कीटाणुदार होता है, वो गरिष्ठ होता है, सुपाच्य होता है या हानिकारक होता है? फटाफट से बताइएगा। तो माता का दूध जो होता है नवजात शिशु के लिए कैसा होता है भाई? वो नवजात शिशु के लिए कैसा होता है? नवजात शिशु के लिए एक प्रकार सुपाच्य होता है। माता का दूध सुपाच्य मतलब बहुत अच्छे तरीके से पाच्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्तनपान से शिशु की आंतों में एक विशेष प्रकार के जीवाणु की वृद्धि होती है जो निर्माण करते हैं विटामिन किसका, मतलब किस विटामिन का निर्माण करते हैं? उन जीवाणुओं का निर्माण होता है खास करके, मतलब स्तनपान से क्या होता है, शिशु की आंतों में क्या होता है, एक विशेष प्रकार के जीवाणुओं की वृद्धि होती है जो निर्माण करते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। किस विटामिन का निर्माण करते हैं भाई? तो विटामिन खास करके विटामिन डी का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए माता के दूध में प्रतिपिंड मौजूद होते हैं। बताइए, प्रतिपिंड मौजूद होते हैं, ये बात सत्य है या असत्य है? यानी इस दोनों कथनों में से कोई एक बताना है आपको। यानी कि बच्चों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए माता के दूध में प्रतिपिंड मौजूद होते हैं। क्या क्या ये बात सत्य है? अब बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धात्री माता के 850 मिलीग्राम दूध में, यानी मिलीलीटर दूध में कितने मिलीग्राम कैल्शियम मिलती है? बताइए। धात्री माता के 800 मिलीग्राम दूध की बात की जाए तो उसमें कितने मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिलेगी? तो खास करके अगर बात की जाए तो 850 मिलीग्राम दूध में तो उसमें लगभग 290 मिलीग्राम जो होगा आपका 290 मिलीग्राम आपका क्या मिलेगा, जो है कैल्शियम आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1988 ईस्वी में ICMR के भोज विशेषज्ञों के अनुसार धात्री अवस्था में लोहे की मात्रा कितने मिलीग्राम बढ़ा देनी चाहिए? बताइए। 1988 से पूर्व
ICMR के भोज विशेषज्ञों के अनुसार धात्री अवस्था में अगर यानी महिला जो है एक प्रकार से दूध मतलब कि स्तनपान करवा रही है तो उस समय लोहे की मतलब आयरन की मात्रा उसके खाने में या उसके भोजन में उसके आहार में कितने बढ़ा देनी चाहिए। तो उसके भोजन में लगभग 10 मिलीग्राम बढ़ा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ICMR की 1988 ईस्वी से पूर्व की मान्यता के अनुसार धात्री अवस्था के 0 से 6 महीने तक कितने कैलोरी की ज़रूरत होती है, यानी कि मतलब कि शुरुआत से नहीं जब से दूध पिला रही हो 6 महीने के अंदर अंदर तक कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, बताइए कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है लगभग कितना कैलोरी भाई। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1000 कैलोरी, करेक्ट आंसर होगा आपका 1000 कैलोरी। ओके, अगला प्रश्न, आरंभ के 2 दिन माता के स्तनों से गाढ़ा पीला दूध निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं। जो शुरुआत में चाहे जिस भी एक प्रकार से स्तनधारी जीवों की बात की जाए, चाहे माता के जो एक प्रकार से जो खास करके जब मतलब आरंभ का 1-2 दिन होता है उस समय स्तनों से क्या होता है, गाढ़ा और पीले कलर का जो दूध निकलता है उस दूध को हम क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन कहते हैं या कोलोस्ट्रम कहते हैं या फिर कोर्टिसोन कहते हैं या जो है प्रोलैक्टिन कहते हैं उसको। तो उस दूध को हम क्या कहते हैं, उस दूध को हम जो है कोलोस्ट्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 100 मिलीलीटर दूध में वसा की कितनी मात्रा पाई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100 मिलीग्राम दूध में वसा की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो 100 मिलीलीटर दूध में, मिलीग्राम नहीं मिलीलीटर, तो 100 मिलीलीटर दूध में वसा की कितनी मात्रा पाई जाती है बताइएगा सभी लोग। तो 100 मिलीलीटर दूध में वसा की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है, वह 3.4 ग्राम होती है। कितनी होती है, 3.4 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है धात्री अवस्था में प्रतिदिन कितने लोहे की आवश्यकता होती है, कितने आयरन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, तो लगभग 30 ग्राम मतलब कि 30 मिलीग्राम जो है धात्री अवस्था में प्रतिदिन यानी कि डेली आयरन की आवश्यकता होती है। लगभग 30 मिलीग्राम आयरन उसको आहार में उसके माता के चाहिए, ठीक है, धात्री अवस्था के दौरान। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये लगभग शुरुआत के 9 चैप्टर्स के बारे में समझा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही साथ आपकी क्लासेस जो होगी वो जो मतलब कि चैप्टर वाइज होंगी वो चलती रहेंगी आपके इसी चैनल पर। तो आप परेशान नहीं होना, आप सभी को कहीं पर भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा आपको बता दूं गृह विज्ञान का तो ये वीडियो आप लोगों ने देखा ही अभी। ओके, इसके बाद में आप जो है शिक्षा शास्त्र का जो है कल ही क्लास हो गई थी, आप लोगों ने इसको नहीं देखा तो देख लीजिए, शिक्षा की क्लास हो चुकी है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी जल्द आने वाली, तो लगभग एक कल वीडियो आपकी आ जाएगी, आप देखिएगा। तो ये भी इसमें भी इसी प्रकार से हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट।